Purchase department in manufacturing concern is usually faced with the problem of deciding the ideal order quantity. एक टाइम पे ना कितना सामान खरीदना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों परचेज डिपार्टमेंट को ये पता है कि साल भर में उसको 10,000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। अब उसके मन में सवाल उठता है ये 10,000 किलो कैसे खरीदे? क्या एक साथ में सारा 10,000 किलो खरीद ले या 100 किलो करके खरीदे? तो इसका जो आंसर है ना वो ईओक्यू ला के देगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्योंकि अगर वो ना सारा का सारा सामान एक साथ में खरीद लेता है तो क्या हो जाएगा, इफ ऑर्डर साइज इज बिग तो डेफिनेटली सप्लायर को पेमेंट करने के लिए उतना इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए रहेगा। इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए रहेगा, दैट मीन्स फाइनेंस कॉस्ट लग जाएगा, क्योंकि वो पैसा कहीं से उधार लेकर आओगे तो उस पर फाइनेंस कॉस्ट लग जाएगा। तो अगर ऑर्डर साइज बड़ा है तो स्टोरेज कॉस्ट इज हायर। और अगर आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में खरीदोगे तो आपको बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा। तो साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। याद रखना, EOQ can be ROQ, economic order quantity can be reorder quantity, but not vice versa। जरूरी नहीं कि हर रीऑर्डर क्वांटिटी EOQ हो जाए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे assumptions of EOQ। तो ये EOQ वर्क करने के लिए कुछ बेसिक assumptions है। पहला, हमको ना साल भर में देखो एक चीज बताऊं मैं, EOQ कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है? ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है परचेज डिपार्टमेंट का। परचेज डिपार्टमेंट के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जब मैं रॉ मटेरियल खरीदने जा रहा हूँ ना तो एक टाइम पे कितना बड़ा ऑर्डर साइज दूं, मतलब कितना सामान खरीद के लेकर आऊं। तो EOQ बेटा किसने बनाया था? प्रोफेसर विल्सन ने। तो इसका कुछ assumptions है। पहला assumption ये है कि एंटीसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल इज नोन। हमको पहले से पता है कि इस साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल कांस्टेंट। बच्चों, आप जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो ना उसका कॉस्ट पर यूनिट साल भर सेम रहेगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक बार आने जाने में जो खर्चा होता है एक बार आने जाने में, एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब एक यूनिट को एक साल संभालने में जो खर्चा होता है, दे आर नोन एंड दे आर फिक्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लीड टाइम इज जीरो। लीड टाइम जीरो मतलब क्या? अगर आपने आज ऑर्डर किया आज का आज सामान आ जाएगा। थोड़ा सा इलॉजिकल अजम्पशन है, बट है ये अजम्पशन। अब ईओक्यू का जो फॉर्मूला बनाया, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? हाँ चलो, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? देखो, ई बेटा ईओक्यू का फॉर्मूला अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी। अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी। इसमें ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है बच्चों एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमको रॉ मटेरियल खरीदना है उसका रिक्वायरमेंट। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार जब ऑर्डर करते हो तो कितना खर्चा हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज द सी इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? Ordering cost refers to cost incurred for acquiring the inputs. Example: cost of placing an order, cost of transportation, cost of receiving the goods, cost of inspecting the goods। अब बच्चों क्या होगा, अगर आपका ऑर्डर साइज बड़ा है तो डेफिनेटली आपके चक्कर कम लगेंगे, आपको आना जाना कम पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगा। जितना बड़ा ऑर्डर साइज होगा उतना साल में आपको कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको साल में 10,000 किलो रॉ मटेरियल खरीदना है और आपने ये सोचा कि भाई मैं एक टाइम पे 1,000 किलो खरीदूंगा, एक टाइम खरीदने जाऊंगा तो 1,000 किलो खरीदूंगा। तो अगर एक टाइम पे 1,000 किलो खरीदोगे तो आपको साल भर में 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं भाई मैं तो ना एक टाइम पे 2,000 किलो परचेस करूंगा, तो आपको साल भर में 5 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। और मान लीजिए आपने बोला नहीं भाई मैं तो 5,000 किलो रॉ मटेरियल खरीदूंगा एक टाइम पे, तो आपको साल भर में 2 ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और आप एक्सट्रीम चले गए, आपने कहा
मैं सारे के सारे 10,000 किलो एक ही बार में खरीद लेता हूँ साल भर का, तो एक ही बार ऑर्डर में आपका काम हो जाएगा। तो आप ये नोटिस करना, जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। बिगर ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स लोअर ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपके आने जाने के खर्चे कम लगेंगे। लेकिन होगा क्या, जितना बड़ा ऑर्डर लोगे उतना आपको मटेरियल रखने की जगह चाहिए रहेगा, उतना उतना आपका फिनेंस फिनेंस कॉस्ट लग जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 10,000 किलो रॉ मटेरियल खरीदा, तो 10,000 किलो के लिए आपको उतना पैसा कैसे अरेंज करना होगा। बच्चों कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड इन मेंटेनिंग ए गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग द मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ डिटोरेशन और ऑब्सोलेंस, कॉस्ट ऑफ स्टोर स्टाफ। बेटा, जितना बड़ा ऑर्डर होगा उतना ज्यादा सामान आपकी दुकान पर पड़ा रहेगा, और जितना ज्यादा सामान रहेगा उतना उसको संभालने में उतना ज्यादा खर्चा होगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बड़ा है तो कैरिंग कॉस्ट बड़ा होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बिगर ऑर्डर क्वांटिटी मींस हायर कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे बड़ा फॉर्मूला दिया है प्रोफेसर विल्सन का, 2AO अपॉन सी। ए का मतलब बड़ा एनुअल यूसेज ऑफ यूनिट्स रॉ मटेरियल का, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। बच्चों कभी कभी कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट दिया रहता है, और कभी कभी ना अपने को ये बोला रहता है, मान लीजिए आप ना फुटबॉल परचेस कर रहे हो, फुटबॉल, और इसका परचेस प्राइस है सपोज 500 रुपीज। परचेस प्राइस कितना है? 500। और आपको ना ये दिया है, एक यूनिट को संभालने में साल भर में खर्चा होता है 10%। कैरी, तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर कैसा निकालने का? भाई एक फुटबॉल 500 रुपए का है, 500 का 10%, तो 50 रुपया आ जाएगा तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, चलो एक सम देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरर बाइज essential spares from outside suppliers at rupees 40 per set, at rupees 40 per set। बच्चों एक मैन्युफैक्चरर है, वो एक आउटसाइड सप्लायर से कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदता है, स्पेयर्स खरीदता है 40 रुपीज पर सेट। टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 45,000 सेट्स, वो जो मैन्युफैक्चरर है ना, उसको साल भर में 45,000 सेट चाहिए। तो ए कितना आ जाएगा? 45,000 सेट्स, इसको साल भर में इतना सेट्स खरीदना है। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यूनिट इज 10%। तो जो भी अपने को परसेंटेज में लिखा रहेगा ना, परसेंटेज में, ये अपने को काम आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालने में। क्या बचा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालने में। तो सी में कितना आ जाएगा? एक एक सेट 40 रुपए का है, और 40 रुपए का 10%, 4 रुपया बेटा मेरा इसमें चला जाएगा। और आगे बोलता है, एंड कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्सेट्रा, पर यूनिट जो भी खर्चा पर यूनिट होगा ना, वो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना में आएगा। पर यूनिट पर ईयर वर्क्स आउट टू बी रुपीस 1, तो इसमें 1 और ऐड कर दोगे, तो 40 का 10% 4 रुपया प्लस एक, ये 5 रुपया आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, बेटा एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो उसका खर्चा कितना आता है? 5 रुपीज। ठीक है, अब ए मालूम है, ओ मालूम है, सी मालूम है, तो ई ओ क्यू का फॉर्मूला अंडर रूट 2AO अपॉन सी। जस्ट फॉर्मूला पुट कीजिए। टू ए कितना है? ए 45,000, ओ कितना है? 5, सी भी 5, तो 5 कट हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई करोगे 90,000, इसका स्क्वायर रूट लोगे 300 यूनिट्स आ जाएगा। मतलब हमारा जो ई ओ क्यू है, जो प्रोफेसर विल्सन है, वो हमको बोलता है जब भी आप एक बार ऑर्डर प्लेस करो ना, तो 300 यूनिट्स खरीद कर लेकर आना। अब सवाल ये है 300 यूनिट्स एक बार जाओगे तो 300 यूनिट्स का आप ऑर्डर प्लेस करते हो, लेकिन आपको साल भर में 45,000 सेट्स खरीदना है। तो अगर 45,000 सेट्स परचेज करना है, तो आपको साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 300, जीरो जीरो कट, मतलब आपको साल भर में 150 टाइम्स यू नीड टू प्लेस द ऑर्डर। क्लियर?